गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी के पार्ट फर्स्ट में शेखर जोशी द्वारा लिखित गलता लोहा नामक पाठ के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसमें हम देखते हैं इस पाठ का पहला प्रश्न। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विधा और घन चलाने की विधा का जिक्र आया है। देखिए, धनराम के जो टीचर थे उनका नाम था मास्टर त्रिलोक सिंह। वो धनराम को पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे विद्यालय में, जबकि उसके पिता गंगाराम उसे लोहार का काम सिखा रहे थे। तो ये दोनों विधाएं एक साथ उसकी चल रही थी। उसी प्रसंग को हमें इसमें बताना है। देखिए, आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, धनराम एक लोहार का बालक है। उसके दिमाग में गणित नहीं बैठता है अच्छी तरह से। इसीलिए जब मास्टर त्रिलोक सिंह उससे 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहते हैं तो वह नहीं सुना पाता, जिसके कारण वह उसे संटी से मारते हैं। और उधर धनराम के पिता गंगाराम उसे लोहार का काम सिखा रहे थे। वे उसे सान चढ़ाना, धौंकनी फूंकना, हथौड़ा चलाना और घन चलाना सिखा रहे थे। वे भी जब धनराम गलती करता था तो उसे पीटते थे। इस प्रकार धनराम एक साथ दो दो विधाएं सीख रहा था, एक तो पढ़ाई की विधा और दूसरी लोहार कर्म की विधा। तो ये था इस कहानी के पास प्रसंग का उल्लेख। कहानी में जहाँ पर ये चीज़ें आई हैं, इस कथन का जहाँ पर उल्लेख हुआ है। आइए हम इस पाठ का और इस पार्ट का भी दूसरा प्रश्न देखते हैं। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? देखिए, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? वो इसलिए नहीं समझता था क्योंकि धनराम स्वयं नीची जाति का था और मोहन ऊंची जाति का था, इसलिए। और दूसरा, मोहन कक्षा में उससे अधिक पढ़ने में तेज था, इसीलिए मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। और तीसरा कारण जो था वह कि मास्टर जी हमेशा यह कहा करते थे कि मोहन एक दिन बड़ा होकर के उनका और उनके स्कूल का नाम रोशन करेगा। इन सब बातों के कारण धनराम जो है वह मोहन से प्रतिस्पर्धा नहीं करता था। उसने उन्हें अपने से ऊंचा मान रखा था, और जब पहले से ही ऊंचा मान रखा था तो फिर प्रतिद्वंदिता करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। यानी धनराम जो है वह मोहन को पहले से ही अपने से श्रेष्ठ मानता था। ओके, तो उम्मीद करते हैं इसका भी उत्तर आपकी समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी आपके समझ में सारे प्रश्नों के आंसर आएंगे। और वीडियो को देख करके इसका नोट्स आप लोग बनाते रहेंगे। नोट्स बना करके उसकी पिक्चर हमारे पास भेजते रहें, जिससे हमें भी यह पता चले कि हाँ, कौन कौन से लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित अगर कोई नया वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा कमेंट करके हमें यह भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आइए अब इस पार्ट का तीसरा प्रश्न देखते हैं। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? इसे आप लोग देखे होंगे कि मोहन जो है वह ऊंची जाति का है, यानी ब्राह्मण जाति का है, और ऊंची जाति वाले निम्न जाति के मोहल्ले में भी नहीं घुसते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मोहन जो है या ऐसा कुछ नहीं मानता, वह उसके मोहल्ले में भी जाता है। और धनराम जो है वह एक छड़ को, लोहे की एक छड़ को गोलाई दे रहा था, लेकिन नहीं दे पा रहा था ठीक से। तो मोहन थोड़ी देर तो उसकी कारीगरी को देखता है, उसके बाद उसके हाथ से वो छड़ लेकर के और हथौड़ा लेकर के स्वयं उस लोहे की छड़ को एक गोलाई बढ़िया गोल आकार दे देता है। तो मोहन के इस हथौड़ा चलाने के
कर्म पर और छड़ को गोलाई देने की बात पर धनराम को आश्चर्य होता है, ठीक है ना। और उसके निराभिमानी व्यवहार पर भी धनराम को आश्चर्य होता है, ठीक है ना। और क्यों होता है? क्योंकि मोहन ने अपनी जाति को भुला करके यह काम करना कैसे स्वीकार कर लिया। कहाँ तो ऊंची जाति के लोग निम्न जाति के लोग के मोहल्ले में भी नहीं जाते, लेकिन धनराम उसके हाथ से छीन करके उस छड़ को यानी लोहार का काम करने लगा, तो इस बात पर भी उसको आश्चर्य होता है। आइए अब हम इस पार्ट का चौथा और पाठ का भी चौथा प्रश्न देखते हैं। इस पार्ट का ये अंतिम प्रश्न भी है। इनके अगले प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इस पार्ट में इतना ही। तो आइए इस चौथे और अंतिम प्रश्न का आज के उत्तर देखते हैं। प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? देखिए, जब मोहन लखनऊ जाता है तो वहीं से उसके जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है। वो पढ़ाई से कोसों दूर हो जाता है। पाठ आपने पढ़ा, उसको देखा है। देखिए, लखनऊ आने के बाद मोहन के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ गया। यहाँ उसे अपने घर से दूर रहना था। गांव में रहने पर उसकी शिक्षा के दरवाजे बंद थे। यहाँ आकर वे रास्ते खुले, उसे पढ़ने का अवसर मिला। साथ ही उसे नौकर की तरह रहने के लिए भी विवश होना पड़ा। चाहे यह अध्याय बहुत दुखद ही रहा हो, परंतु था तो एक नया अध्याय ही। कहने का मतलब है कि मोहन के जीवन में यह लखनऊ की घटना एक नया अध्याय लेकर के आती है। गांव में नदी की वजह से वो विद्यालय नहीं जा पाता था, लेकिन जब लखनऊ आया तो लखनऊ आने के बाद वह विद्यालय तो जाता था, लेकिन इतना ज़्यादा वर्क उससे लिया जाता था। पहले तो वह जिसके साथ गया था उसका कार्य करता है, और बाद में वह मोहल्लों वालों का भी धीरे धीरे कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो इसलिए वह पढ़ाई से एक तरीके से विमुख हो जाता है प्रत्यक्ष रूप से। जिस तरह उसे चाहिए थी पढ़ाई, उस तरह उसे नहीं मिल पाती है। और यहीं पर या इसीलिए यह घटना लखनऊ की उसके जीवन का एक नया अध्याय कहलाती है। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।